जम्मू कश्मीर के बारामूला एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है, जबकि दूसरे मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। वहीं एक आर्मी मेजर और एसएचओ जवान भी जख्मी हुए हैं, जिनकी शिनाख्त रोहित मेहरा के तौर पर हुई है। आपको बता दें, शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला पटन के यदीपुरा में आज सुबह मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच एनकाउंटर हुआ था। वाज़ेह है कि यह एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब पुलिस 29 RR और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर यदीपुरा इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। तो इसी दौरान मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्स ने यदीपुरा और आसपास के तमाम इलाकों को मुहासरे में रखा है। आने और जाने वाले रास्तों को भी बंद किया गया। बारामूला से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीर, एनकाउंटर के हवाले से क्या अपडेट्स है? देखिए मुनज़्ज़ा, यहाँ फायरिंग का तबादला जो है वो अभी जारी है और यहाँ फायरिंग इतनी पूरा इलाका जो है गिनगरज रहा है और फौज की मजीद नफरी को यहाँ लाया गया है जी। और अभी तक फायरिंग के तबादले में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। ताहम पुलिस और फौज ने इसकी तस्दीक अभी तक नहीं की है। और साथ में एनकाउंटर के दौरान यहाँ नसीर नामी एक SPO है, वो भी जख्मी हुए हैं, उनको गोली लगी है और उन्हें श्रीनगर के सौरा इंस्टीट्यूट में दाखिल किया गया है जी। और सुबह सवेरे जो आर्मी मेजर जख्मी हुए थे, इस सिलसिले में जो PRO डिफेंस ने उसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि जख्मी मेजर उनकी हालत जो है वो मुस्तहकम है और उन्हें श्रीनगर की जो फौजी अस्पताल है बादामी-बाग में, उन्हें वहाँ पे वो जेरी इलाज है। जी मुनीर, कितने मिलिटेंटों को वहाँ पर छुपे होने का अंदेशा जताया जा रहा है? जी मुनज़्ज़ा, ये 3 मिलिटेंटों की खबर है कि वो रिहायशी मकान में छुपे बैठे हैं। तो अभी तक जो हमारे पास मौसूल जो इतलात हमारे पास मौसूल हुए हैं उनमें यही है कि 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया है और ताहम अभी उसकी सरकारी यानी पुलिस की जानिब से कोई तस्दीक नहीं हुई है, न ही उनकी लाशों को बाहर निकाला गया है। अभी तक जो है फायरिंग का जो तबादला है वो जारी है। पूरा इलाका जो है यदीपुरा का जी वो फायरिंग से गिनगरज रहा है। जी मुनज़्ज़ा, मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज वहां पर चल रही है? अभी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस चल रही है, इंटरनेट भी चल रहा है क्योंकि 2G स्पीड है, तो उस वजह से यहाँ पे अभी इंटरनेट बंद नहीं हुआ है, तो वो अभी चल रहा है। बिल्कुल मुनीर, बेहद शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है, जबकि दूसरे मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। ऑफिशियली इस बात की कंफर्मेशन अभी नहीं हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों पर दहशत गर्दाना हमले का खदशा जाहिर किया जा रहा है। खुफिया जराये के हवाले से इत्तला मिली है। ISI ने हिजबुल मुजाहिदीन को हुक्म दिया है। जम्मू कश्मीर में चीन मुखालिफ मुजाहिरों को निशाना बनाने का हुक्म दिया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी लीडरों को निशाना बनाने के लिए कहा गया है। काफी अहम खबर, चीन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों पर दहशत गर्दाना हमले का खदशा जाहिर किया जा रहा है। खुफिया जराये के हवाले से इत्तला मिली है। ISI ने हिजबुल मुजाहिदीन को हुक्म दिया है। जम्मू कश्मीर में चीन मुखालिफ मुजाहिरों को निशाना बनाने का हुक्म दिया है। साथ ही जम्मू कश्मीर में बीजेपी लीडरों को निशाना बनाने का हुक्म दिया है। खुफिया जराये से इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। ISIS ने हिजबुल मुजाहिदीन को हुक्म दिया है कि जम्मू कश्मीर में चीन मुखालिफ मुजाहिरों को निशाना बनाया जाए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी लीडरों को निशाना बनाने के लिए कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख के 2 रोजा दौरे पर फौजी सरबराह इमाम नरवाने ने आज फॉरवर्ड पोस्ट का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि LAC पर सूरत हाल कशीदा है। सलामती को यकीनी बनाने के लिए एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। फौजी सरबराह ने सरहद पर मौजूद जवानों की हौसला अफजाई की। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी फौज किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है। उधर हिंद चीन के दरमियान ब्रिगेडियर सतह की बातचीत जारी है। मैं लेह पहुंचने के बाद मैं अलग अलग जगह पर गया था और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और JCO से बात की और स्थिति का जायज़ा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है
और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। अभी जो LAC के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए हैं। मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। पिछले 3 महीने से स्थिति नाजुक ही थे। जो यथास्थिति है उसको हम बरकरार रखेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए अलग अलग जरिए से बातचीत चल रही है, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी। और हमें पूरा यकीन है कि जो अभी समस्या खड़ी हुई है उसको बातचीत के जरिए पूरी तरीके से हल किया जा सकता है। पीएम मोदी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले IPS अफसरान से बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ सवालों का जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में दहशतगर्दी के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि नौजवानों को गलत राहों पर चलाने से रोकना होगा। अव्वल वक्तों में ही उन्हें रोका जा सकता है। पर चले जाते हैं, उनको पहले से रोकने की दिशा में अब हमें काम करना है और वो काम महिला पुलिस अफसरों से बहुत अच्छा हो सकता है। उन बच्चों को वापस लेने में, उनकी माताओं को समझाने में बहुत बड़ा काम हमारी विमेन फोर्स कर सकती है। मुझे विश्वास है कि आप उस प्रकार का नेतृत्व दोगी और गलत रास्ते पर जाने बच्चों को बचा ले, उसी दिशा में हम काम कर लेंगे तो शायद बहुत बड़ी सेवा होगी। भोपाल की तारीखी इमारतों की खस्ताहाली पर न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद भोपाल कलेक्टर, नगर निगम, महकमे सकाफत और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अफसरान ने तारीखी इमारतों का जायजा लिया और तारीखी इमारतों की तज़ीनकारी किए जाने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि 1 सितंबर को भोपाल में मूसलाधार बारिश के बीच 175 साल कदीम मोती महल का एक हिस्सा गिर गया था। वहीं इस सिलसिले में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर मुनक्किदा मीटिंग में भोपाल मगरबी सीट से कांग्रेस MLA और साबिक वजीर PC शर्मा ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भोपाल की तारीखी इमारतों को शामिल किए जाने का खैर मकदम किया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और तारीखी इमारतों की तज़ीनकारी पर PC शर्मा कुछ इस तरह इजहार ख्याल करते हैं। अभी तक व्यवस्था नहीं किया गया, वो मैंने मांग की तुरंत व्यवस्थित की जाए, 1 हफ्ते के अंदर ही काम शुरू हो जाए। तो कुछ सरकारी क्वार्टर टूटना है, उसके लिए PWD रास्ता देख रहे थे। हमने कहा खुद ही स्मार्ट सिटी उनको तोड़ दें। इसके अलावा वहाँ पर जो दशहरा मैदान से लगी दुकानें हैं उनको वहीं स्थापित किया जाए। नाले के चैनलाइज होने की बात थी, उसको वहीं जैसा था प्राकृतिक वहाँ चैनलाइज किया जाए। और जो रंगमहल वाली सड़क है उसमें कुछ मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद सब आते हैं, वो 30 मीटर की है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया इस तरह की। और 200 करोड़ रुपए भी सरकार को देना है, वो सरकार देगी तब जाके पूरा होगा और तभी वो स्मार्ट रोड पूरी होगी जो रुकी हुई है वहाँ पे। और स्मार्ट रोड हो जाएगी तो यहाँ से नए भोपाल से पुराने भोपाल का उधर का लिंक जुड़ जाएगा, जिसकी हमने मांग की जल्द से जल्द। और उसमें ये बात भी आई कि जो सदर मंजिल है उसको ठीक से विकसित किया जा रहा है, पुरातत्व विभाग के साथ से वो होगा। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, जिस तरह से भोपाल में जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी हालत काफ़ी खस्ता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंतज़ामिया अब इन मॉन्यूमेंट्स को संवारने का फैसला किया है। नाज़रीन, आपको बता दें कि भोपाल की तारीखी इमारतों की खस्ता हाली पर न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद भोपाल कलेक्टर, नगर निगम, महकमे सकाफत और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अफसरान ने तारीखी इमारतों का जायजा लिया।
हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, ये बताया कि भोपाल में जिस तरह से तारीखी इमारतों की खस्ता हाली है, उसको लेकर के इंतजामिया ने अब फैसला किया है कि इन इमारतों को संवारा जाएगा। मुनज़्ज़ा बता दें, यकीनी तौर पर न्यूज़ 18 ने जो खबर दिखाई थी ये उसका असर है कि इंतजामिया के अफसरान यहाँ पर आए, उन्होंने इसको जायजा लिया। लेकिन यहाँ पर मुकामी लोगों की बात करें, सीनियर सहाफ़ियों की बात करें, सामाजिक तंजीमों की बात करें, तो उनको हुकूमत के इस कदम से खुशी नहीं हो रही है। उनका यह कहना है कि हुकूमत ने कदम उठाया तो इतनी लेट उठाया कि इमारतें गिर गई। अगर हुकूमत बेदार रहती तो इन इमारतों को गिरने से बचाया जा सकता था। यहाँ पर हमारे साथ जो है सामाजिक कारकुन जावेद बेग साहब बैठे मौजूद है, उनसे जानते हैं साहब, हुकूमत ने कदम उठाया, इसका जायजा लिया, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, हुकूमत ने कदम उठाया, हम उसका वेलकम करते हैं, हम इस्तकबाल करते हैं कि चलिए उन्होंने कदम उठाया और इसकी फिक्र की। पर काश ये पहले कर लेते तो इसके हालात ये नहीं होते, ये शायद नहीं गिरती और संवार दी जाती। तो ठीक है, हुकूमत जाग गई है, लेकिन अब मेरी इल्तिजा यही हुकूमत से, यही मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे भोपाल में ढेर सारी ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं, क्योंकि ये नवाबों का शहर रहा है और इसकी खूबसूरती इनकी इमारतों से है। और आपको बता दूं इसमें कि ये इन इमारतों की वजह से कि फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका यहाँ आके फिल्मों की शूटिंग करने लगा था, क्योंकि ये इस तरह की इमारतें हर जगह, हर शहर में नहीं मिलती हैं। तो ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इसको अगर हम संभाल लेंगे, जिसकी वजह से हमारे प्रदेश का नाम होता है, अपने भोपाल शहर का नाम होता है, तो इसको हमारी जिम्मेदारी होती है संभालना। और हम प्रशासन से यही गौर फिक्र की जरूरत महसूस करते हैं कि वो इन सारी इमारतों को और जायजा लें और उनको दुरुस्त करें। सारी इमारतों को जायजा लें। जफर साहब, आपने लंबे अरसे से लिख रहे हैं, क्या वजह है कि तमाम चीजों के बावजूद हुकूमत बेदार नहीं और बिल्डिंग गिरने का इंतजार क्यों किया जाता है? बिल्डिंग गिरने का इंतजार इसलिए करा जाता है कि बिल्डिंगों के नामो निशानी खत्म करना है। अब ये बिल्डिंग गिर गई तो इसका ख्याल करने के लिए आ गए। इसी के पीछे गोहर महल है, उसके भी हालात कुछ ना कुछ इसी तरीके के हो रहे हैं और वो भी किसी भी दिन गिर जाएगी, मगर अभी उसका ख्याल इसलिए नहीं कर रहा कि वो अभी खड़ी हुई है। जिस दिन गिर जाएगी और खबरों में आ जाएगी तो 2-4 दिन दिखाने के लिए आएंगे, जैसे यहाँ पे आए दिखाने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गंभीर सी सरकार ये इस मामले के अंदर, इसका आगे कुछ करा जाएगा। बेनजीर कॉम्प्लेक्स है, वो भी बर्बादी की कगार के ऊपर खड़ा हुआ है, उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ पे इमारत खड़ी हुई है और उसके अंदर अभी कोई गिरने का इंतजार करा जा रहा है। गिरा के खत्म करके, नामो निशान खत्म करके, इनके जो भी प्लान हो उनको पूरा करना चाहते हैं। अगर सीरियस होते तो इसके बाद, इससे जब पीछे लगा हुआ गोहर महल है तो गोहर महल कॉम्प्लेक्स की भी फिक्र करी जाती, यहाँ पे लगा हुआ बेनजीर कॉम्प्लेक्स उसकी करी जाती। ये सदर मंजिल कॉम्प्लेक्स है और इसका आगे तक पूरा इकबाल मैदान, ये सब पूरा कॉम्प्लेक्स है, मगर जो हिस्सा गिरता है वो उसकी फिक्र करने के लिए खड़े होते हैं कि किसी तरीके से वो भी दिखाने के लिए, क्योंकि खबरों में आ जाता है, कुछ लोग जागरूक होते हैं, 1-2 लोग बात करते हैं, इसलिए सीरियसली नहीं लिया जाता और कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है भोपाल के अंदर। प्लानिंग नहीं यहाँ पे मुनज़्ज़ा जगह, जैसे हम जो है सीनियर सहाफ़ी की बात करें, सामाजिक कारकुनों की बात करें, लोगों का कहना हुकूमत ने कदम उठाया, यकीनी तौर पर उसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब इसका गिरने के इंतजार न किया जाए, बल्कि भोपाल की जितनी भी तारीखी इमारतें हैं उनकी एक पहले एक फहरिस्त बना ली जाए और उस पर जो है प्रोजेक्ट बनाकर उसको सिलसिलेवार तरीके से काम किया जाए, ताकि पूरे शहर की जो इमारतें हैं उनको बचाया जा सके। बिल्कुल मेहताब, और जिस तरह से जब ये इमारत गिरी है तब जाके इंतजामिया के नोटिस में आया है, और क्या यही माना जाए कि अब जब तक ये इस इमारत के बारे में या दीगर जगहों के बारे में जब तक न्यूज़ आती रहेगी तब तक ही इंतजामिया जायजा लेगी और उसके आगे कोई काम होगा या नहीं होता हुआ, क्या समझ रहे हैं? यकीनी तौर पर जो आपने सवाल किया वही बात जो है जफर आलम साहब कह रहे थे कि हुकूमत जो है कहीं ना कहीं इंतजार करती है कि बिल्डिंग गिर जाए, उसके बाद कदम उठाती है। बिल्कुल, हुकूमत का तो पिछले कई साल से मैं देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि सिर्फ इस इंतजार में रहते हैं कि गिर जाए और उसके बाद हम सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए बता दें कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर ना कोई प्लानिंग होती कि उसको किस तरीके से रिवाइव करा जाए, किस तरीके से बचाया जाए, किस तरह कंजर्व करा जाए। ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाए जाते, सिर्फ वक्ती तौर पर आके 2-4 दिन अफसर आते हैं, खड़े होते हैं, बताते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, मगर जो भी उस टाइम कहा जाता है वो भी कभी पूरा नहीं करा जाता उसको बचाने के लिए। जो कहा जाता है पूरा क्यों नहीं किया जाता? नहीं, देखिए, ऐसा है कि उनको फॉलो अप नहीं करते और फिर ऑफिसर्स के ट्रांसफर होते रहते हैं। अब जैसे शिवशेखर शुक्ला जी आए, वो देख के गए, वो आज पीएस हैं, कल नहीं होंगे, उन्होंने उसको संज्ञान में लिया। दूसरे जो आते हैं वो उसको कितना गंभीरता से लेते हैं, ये भी एक मसला है। तो इसके लिए जो हमारे सियासतदान हैं उनको गहरी फिक्र करनी पड़ेगी और जो लोकल लीडरान हैं उनको इसकी गहरी फिक्र करनी पड़ेगी, जो लोकल विधायक हैं, जो लोकल लोग। अगर सामाजिक तंजीमें, समाज के लोग बेदार होंगे तो मेरा मानना है कि हुकूमतें खुद जो है मजबूर होंगी। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर लोग जो हुकूमतों से शिकायत कर रहे हैं, वहीं पर समाज के जो लोग हैं, यहाँ पे शहर के जो लोग हैं जिन्हें अपनी विरासत की फिक्र है, उनको भी अपनी बेदारी का सबूत देना होगा। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल मेहताब, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बिहार असेंबली इंतखाबात की तैयारियां
जोरों पर है। कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक अनवर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि 7 सितंबर से कांग्रेस वर्चुअल रैली के जरिए इंतखाबी मैदान में उतरेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हमारे साथ है बात करने के लिए। तारिक साहब, बिहार इलेक्शन पर बात करना चाहूंगी। जिस तरह से कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को भी पालन करना है, जो तमाम गाइडलाइन है कोरोना को लेकर के उसको भी पालन करना है। लेकिन सवाल ये कि जो तैयारियां हैं, जो प्रचार को लेकर तैयारी है बिहार विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिख नहीं रहा है कुछ भी कि क्या तैयारी है पार्टी की तरफ से। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। हम लोग भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। और अभी तो 6 तारीख तक वैसे भी वहाँ लॉकडाउन चल रहा है, तो 6 तक तो कोई एक्टिविटीज़ करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अभी चुनाव आयोग का एक गाइडलाइन आया है जिसमें काफ़ी उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है और वर्चुअल रैली के साथ साथ ऐसे भी लोगों से मिलना जुलना और 5 कार्यकर्ताओं को लेकर क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही है। तो हमको लगता है कि हमारे जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, अब वो सक्रिय रूप से भाग ले पाएंगे। और ये बात सही है कि हमारे पास उतना साधन तो है नहीं जितना जदयू के पास है या बीजेपी के पास है। कांग्रेस से की वो स्थिति नहीं है, तो सीमित साधन में काम करना है और उसी हिसाब से हम लोगों को चुनाव की तैयारी करनी है। वर्चुअल रैली की बात की आपने। वर्चुअल रैली की शुरुआत कांग्रेस पार्टी करने वाली थी, लेकिन क्योंकि प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद इसको टाल दिया गया है। तो क्या तैयारी है, कब से आप लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं और किस तादाद में ये रहेगी वर्चुअल रैली? मेरा ख्याल है कि 7 तारीख से इसकी शुरुआत दोबारा होगी। बात सही है कि अचानक प्रणब के निधन के बाद उसको थोड़े समय के लिए पोस्टपोन करना पड़ा, जो कि राष्ट्रीय शोक था। लेकिन 7 तारीख से फिर उसकी शुरुआत होगी और लगभग 100 चुनाव क्षेत्र में हम लोग कोशिश करेंगे कि वर्चुअल रैली हो। और चूँकि आने वाले समय में सीटों का बंटवारा भी होना है, तो जो नीतीश कुमार जी जिन सीटों पर लड़े थे उन सीटों में ही बंटवारा होना है। इसलिए हम लोग की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन तमाम सीटों पर हम वर्चुअल रैली करें और जहां हमारी पोजीशन मजबूत हो, जहां हमारे पास अच्छे उम्मीदवार हैं, उनको लेकर हम आरजेडी से बातचीत करें। अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि बिहार की राजनीति हर पल बदलती है। एक नई जो बदलाव जो हमने देखी है कि जीतन राम मांझी जो कल तक महागठबंधन का हिस्सा थे, अब वो एनडीए में चले गए हैं। किस तरह से उनके इस जाने के फैसले को आप देखते हैं और उनका जाना महागठबंधन के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा? देखिए, ऐसा है कि जीतन राम मांझी का इतिहास अगर आप देखेंगी तो अब तक कई पार्टी बदल चुके हैं वो, और कई बार गठबंधन भी बदल चुके हैं। पिछली बार भी वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो वो एनडीए के गठबंधन में लड़े थे। फिर लोकसभा जब आया तो वो हमारे साथ महागठबंधन में शामिल हो गए, अब फिर वापस चले गए। तो हमको लगता है कि ऐसे लोगों की जो एक क्रेडिबिलिटी होती है, विश्वसनीयता होती है, वो समाप्त हो जाती है पॉलिटिक्स में। लोग इस बात को नहीं पसंद करते हैं कि आप आए दिन कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इस विचारधारा से, कभी उस विचारधारा से आप मिले। इसलिए उनके जाने और आने का कोई बहुत बिहार की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। धन्यवाद। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज 18। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बिहार असेंबली इंतखाबात के हवाले से आरजेडी लीडर मनोज झा ने न्यूज 18 से खास बात की, आप भी देखिए। बात करते हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा से। मनोज झा जी, जीतन राम मांझी आप लोगों को छोड़कर चले गए हैं एनडीए में, लेकिन वहां जाकर जो उन्होंने बोला है, खासतौर से चिराग पासवान को लेकर के, लग रहा है कि जिस मकसद से लाया गया था वो मकसद अब पूरा कर रहे हैं। मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि इतनी त्वरित टिप्पणी उनकी तरफ से जो आ रही है, ये न्यू कन्वर्ट का फिनोमेना होता है, जो नया नया कन्वर्ट होता है। मेरा सीधे तौर पर यह मानना है कि नेता प्रतिपक्ष जो सवाल उठा रहे थे कोरोना मिसमैनेजमेंट को लेकर के, चिराग जी ने भी कमोबेश वही सवाल उठाए। उस सवाल को आलोचना से अगर कोई देखता है, सलाह के स्वर में नहीं देखता है, तो ये उनकी दिक्कत है। मैं समझ रहा हूं उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि
अगर एलजेपी की तरफ से जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारा जाता है तो हम भी एलजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारें। दोनों एनडीए में है, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की अगर बात सामने आती है जो मांझी जी कह रहे हैं, तो ये कैसे आगे गाड़ी बढ़ रही है, कैसे देख रहे हैं? मेरा तो सीधे मानना है कि उनका अंदरूनी मामला है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये उनके घर की मौजूदा इबारत को बताता है, जो मौजूदा हालात हैं, जो एनडीए जिसे हम कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें डेमोक्रेटिक बहुत ऐसा शब्द है जो उचित भी नहीं है वहां लगा रहना। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह से ये अटैक कर रहे हैं चिराग जी को, वो खुद मांझी जी कर रहे हो, मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि बीते 2 महीनों में जितना मैंने फॉलो किया है, तो चिराग पासवान जी ने तो कोई ऐसी चीज नहीं कही है जो किसी को अप्रीतिकर लगे। वो वही सवाल उठा रहे हैं जो सवाल नेता प्रतिपक्ष भी उठा रहे हैं, और वो सवाल हर बिहारी जो हालात देख रहा है वो उसका कर्तव्य बनता है, किसी भी दल में हो, वो सवाल उठना है। आप कह रहे हैं कि वो खुद अपनी मर्जी से नहीं उठा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, तो मांझी जी खुद नहीं उठा रहे हैं, तो नीतीश कुमार के इशारे पर कर रहे हैं, और चिराग पासवान को बैलेंस करने के लिए हिलाया गया क्या मांझी को? वो इसमें पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरा मानना है कि अभी आप एक दिन पहले गए हैं और एक दिन 24 घंटे के अंदर अगर इस तेवर से आप कह रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये तेवर स्वतः स्फूर्त नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनोज झा साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह तेवर स्वतः स्फूर्त नहीं हो सकता है। भले ही ये नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक तरह से इशारा उन्हीं की तरफ है कि किसी के इशारे पर जीतन मांझी इस तरह का बयान चिराग पासवान के खिलाफ दे रहे हैं। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। गंगा की सतह-ए-आब में मुस्तकिल इजाफा जारी है। पटना में गंगा खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालांकि सतह-ए-आब में कल के मुकाबले कुछ कमी आई है। गांधी घाट से हमारे नुमाइंदे रजनीश कुमार ने हालात का जायजा लिया। मनेर और पुनपुन में जहां गंगा के जलस्तर में कमी आने लगी है, वहीं गांधी घाट पर अब भी गंगा खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। अगर बात करें तो जलस्तर अब भी 48.76 मीटर पर है, जो कि कल की तुलना में 4 सेंटीमीटर जलस्तर में गिरावट आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। जिला प्रशासन के लाख निर्देश के बाद भी आप देख सकते हैं कि नाव का जो परिचालन है वो अब भी जारी है, और जो श्रद्धालु हैं उनकी भी आवाजाही जारी है। गंगा स्नान करने वालों में कमी नहीं आई है और लोग खतरे से खेल रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो पेट्रोलिंग की जाती है, लेकिन जो अस्थायी ड्यूटी है यहाँ पर नहीं दी गई है, जिसकी वजह से चाहे सेल्फी लेने वाले हो या फिर श्रद्धालुओं में कमी नहीं आई है, और अब भी खतरा बरकरार है। बात करें अगर तो बगल में कृष्णा घाट है, वहां पर पूरी तरह से पाथवे डूब चुका है, लेकिन गांधी घाट पर 2-3 सीढ़ियां अभी बची हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की आवाजाही अभी कम नहीं हुई है, और जो नाव का परिचालन है वो भी फिलहाल जारी दिख रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि सतर्कता बरतें, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकती है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना की वबा से आम जिंदगी कैसे मुतासिर हुई है, दुनिया में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं और इस बीमारी से क्या सबक सीखना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर गौर खौज करने के लिए बेंगलुरु में 3 रोज़ा कौमी वेबिनार जारी है। लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट कॉलेज में मुनक़िदा इस वेबिनार से मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन खिताब कर रहे हैं। अवाम से अपील की जा रही है कि वो कोरोना से अपने आप की और दूसरों की हिफाजत करते रहें। कोरोना मर्ज से हरगिज खौफजदा न हो, इस तरह की मुसीबत में लोग एक दूसरे के काम आए। And ivaga webinar series we are conducting from 3rd to 5th September, and the message is it's a national level seminar. So many teachers and even the students will participate in this, and many good resource persons will be speaking to them online. So they will get a lot of information out of this. So it has become a successful program. It's the second day of the webinar series. पुलिस का महकमा है, डॉक्टरों का अमला है, बीबीएमपी के हैं, कुछ वॉलंटियर्स हैं जो इन्होंने आगे बढ़कर काम किया। तो ये ऐसे कुदरती आफात के मौके पर हमारे जिम्मेदारियां क्या हैं हमको समझना है।